टेक्निकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसे ही आप वर्ड यू बोलते हो, यू का मतलब होता है ट्रू, और जैसे आप कैरियो बोलते हो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो बेसिकली ये वो सेल्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, और ट्रू न्यूक्लियस के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो डीएनए कहाँ है? तो हम कहते हैं डीएनए इज इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोकैरियोटिक का था साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे? डीएनए इज इन न्यूक्लियस। और डीएनए टेक्निकली है क्या? तो हम कहते हैं डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो हर वो सेल बेसिकली जिसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसे आप कहोगे यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा? सबसे पहला यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा आ जाता है जो यूकैरियोटिक सेल में है। उसके बाद आपके पास किंगडम फंजाई आ जाता है जो यूकैरियोटिक में है। फिर उसके बाद आपके पास किंगडम प्लांटे आ जाता है जो यूकैरियोटिक में है, और फिर किंगडम एनिमेलिया में आ जाता है जो यूकैरियोटिक सेल शो करते हैं। ये सब में हमें मेन फोकस जो है दो चीज़ पे रखनी है। एक होता है प्लांट सेल और दूसरा जो होता है वो एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस हमें इस टॉपिक में आगे कवर करना है अंडर द टाइटल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका ये होता है कि दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन होने की वजह से ना इनमें क्या हो जाता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन आ जाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या? मान लो जैसे एक बड़ा सा ये रूम हो, अब इस रूम के अंदर अगर मैं एक एक मेम्ब्रेन ऐसे डाल दूं तो ये कंपार्टमेंट्स में बट गए, और इसी को हम क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन। हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक कंपार्टमेंट है। जैसे कोई बिल्डिंग में रहता है तो उसका क्या होगा? बेसिकली ओवरऑल जो रहेगा, घर अलग अलग है, बेडरूम अलग है, किचन अलग है, हॉल अलग है, बच्चे का बेडरूम अलग, मम्मी का बेडरूम अलग, तो ये कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। लेकिन जो छोटे एक ही रूम में रहते हैं, 1 RK में सब एक ही में रहते हैं, तो वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। और जब अलग अलग अपना कंपार्टमेंट, अपना सेल ऑर्गेनल्स लेके चलते हैं तो वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी आता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास एक कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। अब कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनके पास सीलिया हो सकता है, या फिर आप कह दो इनके पास फ्लैजेला हो सकता है। ये सब इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। फिर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब जो शेप है, शेप चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ये सब का अरेंजमेंट जो है साइटोस्केलेटन की वजह से होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेल डिवीजन यही डीएनए पैक होकर के ऐसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ये पहला एक प्रोटिस्टा का सेल है, यूनिसेलुलर सेल, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक न्यूक्लियस, थोड़ा बहुत जो है सेल ऑर्गेनल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पे एक फंगल सेल है, इसके पास देखो सेल वॉल भी है, न्यूक्लियस भी है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या है? प्लांट सेल। ये क्या है? एनिमल सेल। अपने को क्या करना अभी पता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन देखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब कि क्या डिफरेंस है एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। तो ये दोनों का जब आप देखोगे उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो है सेल मेम्ब्रेन। अब इसको पहले क्यों रखे? क्योंकि ये सब में पाया जाता है, चाहे फंगस हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे अमीबा हो। तो सेकेंड नंबर पे हमने क्या रखा? सेल वॉल। अब सेल वॉल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन पॉइंट क्या है? सेल वॉल आपको मिलेगा प्लांट सेल में। पहली बात, किसी ने पूछा सेल वॉल कहाँ मिलता है, तब आप कह देते हो प्लांट सेल, और बहुत ज़्यादा मिला तो फंगल सेल में मिल जाएगा। अगर प्लांट सेल में मिला तो किसका बना है? हम सबको पता है ये सेल्यूलोज का बना है। वहीं फंगल सेल में मिला तो हम कह देते हैं काइटिन का बना हुआ है। अभी नेक्स्ट जो आता है वो ये है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसका किसका बना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना है,
गोल्जी अपैरेटस का बना है, लाइजोसोम और वैक्यूल। तो इसे हम ऐसे कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम, वैक्यूल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब मिला के तुम्हारा क्या बनाएगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फिर अपने को पावर हाउस ऑफ सेल पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज। और जैसे ही हमने ये सब कवर कर लिया तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर। अभी हम क्या देखेंगे, बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिस्टिंग्विश बिटवीन, कि टेक्निकली क्या फ़र्क इनमें पाया जाता है। तो ये देखो, ये एक डायग्राम है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो सबसे पहला यहाँ पे ये जो पहला डायग्राम है इसे आप कहते हो प्लांट सेल, और जो दूसरा डायग्राम है इसे आप कहते हो एनिमल सेल। दोनों का एटलीस्ट कुछ तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश आपको आना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश मैं ये कह सकता हूँ कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। ये जो पार्ट है इसको आप प्लाज्मोडेस्माटा कहते हो। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब एक प्लांट सेल अगर दूसरे प्लांट सेल से जुड़ा है, कनेक्शन रखता है, तो ये सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से रखता है। जैसे अगर एक रूम दूसरे रूम से कनेक्टेड है तो कनेक्शन का सोर्स सिर्फ दरवाजा है, तो वो दरवाजा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जिसकी मदद से एक रूम से दूसरे रूम में चीजें एक्सचेंज होंगी। प्लांट सेल के अंदर तुम्हें एक और चीज मिलेगा, वो है बड़ा सा वैक्यूल। और वैक्यूल होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का, वो पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाता है साइड में, क्योंकि बड़ा वैक्यूल है। एनिमल सेल में बड़ा वैक्यूल है ही नहीं, और प्लस उसका न्यूक्लियस सेंटर में है। प्लांट सेल में तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसे आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट, और वो एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में स्टोरेज फूड का मिलेगा, तो हम कह सकते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भी खाना होगा वो स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं। प्लांट सेल के अंदर आपको गोल्जी अपैरेटस मिलेगा, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है। लेकिन वहीं पे जब आप एनिमल सेल का डिस्टिंग्विश लोगे तब आप ये कह सकते हो कि एनिमल सेल के पास माइक्रोविलाई है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। एनिमल सेल के पास लाइजोसोम है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। लाइजोसोम सुसाइडल बैग होता है, जो बेसिकली जब सेल कोई कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो इसके अंदर इतने एंजाइम्स होते हैं जो फटता है तो पूरे सेल को ले बैठता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके पास लाइजोसोम के अलावा स्टोरेज है। तो ये किसका स्टोरेज है, तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन का, क्योंकि एनिमल सेल अगर फूड स्टोर कर रहा है तो किसके फॉर्म में स्टोर करेगा, तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इनके पास जो है सेंट्रियोल्स है, जो सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होता नहीं है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये बेसिक छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। प्लांट एनिमल सेल में आपको पेरोक्सीसोम मिल जाएगा, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के हिसाब से देखने जाओ तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये बोल दो, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चला जाता है, एनिमल सेल में सेंटर में होता है। प्लांट सेल में जो भी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है वो स्टार्च के फॉर्म में अवेलेबल है, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में अवेलेबल है। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है तो बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। और एनिमल सेल में आप बोलोगे माइक्रोविलाई प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट। एनिमल सेल में लाइसोसोम सुसाइडल बैग प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट। एनिमल सेल में आप कह दोगे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट। एनिमल सेल में आप कह दो पेरोक्सीसोम प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट। ऐसे कुल मिला जुला के आपके पास 8 से 10 पॉइंट होता है। अगर आप चाहो तो एक और पॉइंट जोड़ सकते हो जिसको आप मिडल लैमेला कहते हो। मिडल लैमेला जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो ओवरऑल आप जो है 10 पॉइंट्स बना सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन का प्लांट सेल और एनिमल सेल का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ना
उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन बोला तो आप एक बात मान के चलिए कि सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन 3 चीज़ से बना है। सेल मेम्ब्रेन जो होगा लिपिड का बना होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगा प्रोटीन का बना होगा, और एक चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, जैसे आप ये देख सकते हो शुगर। ये प्रोटीन जो है अंदर बाहर पूरा ट्रैवल करते हैं, और लिपिड का बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि केमिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन आरबीसी shows that cell membrane is composed of वही 3 कंपोनेंट, लिपिड, बाइलेयर, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, लिपिड्स मेनली कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। अभी जैसे फॉस्फोग्लिसराइड की हमने बात की तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है ग्लिसराइड के साथ, दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड। अच्छा, इसके पास जो फॉस्फोलिपिड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हेड है और एक टेल है। हेड पोलार है, आउटसाइड होगा, और इनर जो हाइड्रोफोबिक टेल है। तो टेल कैसा है? तो हम कहते हैं नॉन पोलर टेल है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? जिनमें डबल बॉन्ड ना हो 2 कार्बन के बीच में, दैट इज सैचुरेटेड। और ये प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब ये अगर मैं सेल मेम्ब्रेन बना दूं और इतना हिस्सा खाली जूम किया जाए किसी भी सेल मेम्ब्रेन का तो ये ऐसा दिखेगा, और ऐसा दिखेगा तो समझ में आता है कि यहाँ पे लिपिड के देखो ये बड़े बड़े लेयर्स हैं, ये हेड है, ये टेल है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक हेड आता है और दूसरा टेल आता है। तो इस तरीके से लिपिड लेयर बनेगा। इसमें प्रोटीन्स भी है 3 टाइप के, एक सरफेस पे प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल कहलाते हैं, एक अंदर प्रेजेंट है तो इंटरनल कहलाते हैं, एक जो मेम्ब्रेन के ऊपर नीचे ट्रैवल करेगा और टनल कहलाते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। उसी को अब यहाँ से हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने वर्ड यूज़ किया सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे पहला बात तो ये कि इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। सेल मेम्ब्रेन हम एनिमल सेल के लिए बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के लिए बोलेंगे। हालांकि पाया दोनों में जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। जो आरबीसी होता है उसका सेल मेम्ब्रेन 2-3 चीज़ का बना है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सवाल ये उठता है कि लिपिड लेयर कैसा है? तो हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड का बना है। फॉस्फोग्लिसराइड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। इसके पास 2 हिस्से हैं, एक हेड है और एक टेल है। अगर किसी ने आपसे पूछा हेड कैसा है तो कह दो हेड पोलार है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, इट लव्स वाटर, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बने हैं। वहीं पे जो टेल है इसका वो नॉन पोलार है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी से डरता है, और ये किसका बना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना, हेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हेड और टेल को जब आप मिलाओगे एक ग्लिसराइड तैयार होगा जिसको आप फॉस्फोग्लिसराइड बोलोगे। प्रोटीन 3 टाइप के पाए जाएंगे, एक आप कह दोगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा कह दोगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, तीसरा आप कह दोगे टनल प्रोटीन जो आर पार ट्रैवल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात तो ये भी है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है लिपिड का, प्रोटीन का, वेरी करता है। जैसे अगर आपने आरबीसी उठाया तो आरबीसी में 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड्स है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का बात हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन का 52% प्रोटीन का बना है, 40% लिपिड, और जो बच गया 8% वो क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट का। सेल मेम्ब्रेन मॉडल एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है विच वॉज गिवन बाय फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, गिवन बाय सिंजर एंड निकलसन। सिंजर और निकलसन ने 1972 में ये पूरे मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब ये मॉडल है क्या, कैसे वर्कआउट करता है, हम वो देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। अब जैसे ही आपने सेल मेम्ब्रेन का बात किया तो इसका एक सिंपल सा डायग्राम आप पहले समझो कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो हम इतना सा ही सेक्शन निकाल के जब आप उसको जूम करके देखोगे तो आपको उसमें ऐसे ही लिपिड का लेयर दिखेगा। और एक लिपिड लेयर नहीं होता, इसमें याद रखो 2 लिपिड लेयर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जब इसकी लेबलिंग करोगे ना तो आपको कैसे दिखेगा? दिस इज द फर्स्ट वन जिसको आप कहते हो लिपिड लेयर। अब अगर और ध्यान से देखो तो ये भी एक लिपिड लेयर है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा
वो हम क्या कहते हैं, इट इज लिपिड बाइलेयर, मतलब इसके पास लिपिड का 2 लेयर है, इसमें 2 हिस्से प्रेजेंट हैं। तो ये हिस्सा जो है आप कह दो हेड है, और उसके नीचे वाले हिस्से को आपने कह देना है टेल। जब आप हेड की बात करोगे तो हेड कैसा है, तो हम कहते हैं पोलार है, हाइड्रोफिलिक है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। सो इट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहीं पे जैसे ही आपने टेल ले लिया ना, तो टेल आप पहली बात तो ये कह दो कि ये नॉन पोलार है, दूसरा ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब इसको पानी से डर लगता है और सारे डरपोक लोग हमेशा एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए सब एक साथ हो गए, हेड ऊपर नीचे अलग अलग हो गया। और ये बना किसका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना है। तो इस तरीके से जो है ये हेड और टेल मिलके लिपिड लेयर बनाते हैं। लेकिन इसमें 3 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन ये बाहर की तरफ है, जिसको आप कह देते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, ये एक्सटर्नल है। ये जो अंदर की तरफ है इसको आप कह देते हो इंटरनल प्रोटीन, और ये जो है जो प्रोटीन है इसे आप कह देते हो टनल प्रोटीन। अब सवाल उठता है एक्सटर्नल क्या, टनल क्या, इंटरनल क्या। जैसे ही मैंने कहा एक्सटर्नल प्रोटीन, तो इसका एक अपना नाम है, इसको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हो। इट इज इवन कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरी खास बात, ये लूजली बाउंड है, और लूजली बाउंड होने की वजह से कैन बी रिमूव्ड इजली, इसको आप बहुत ही आराम से बाहर निकाल सकते हो। वहीं पे जो इंटरनल प्रोटीन है इसको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन कहोगे। और दूसरी खास बात यह है कि ये टाइटली बाउंड है, और ये टाइटली बाउंड है इसलिए आप कह सकते हो कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजली, इसको आराम से आप निकाल ही नहीं सकते। बाकी एक्सट्रिंसिक को तो जरा सा भी पानी में धक्का दिया तो निकल जाता है। टनल प्रोटीन क्या है, इट ट्रेवल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखोगे तो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। और वहीं पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। और हम सबको पता है ये रिसेप्टर्स किसके बने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार करता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल सबसे पहली बात नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा सिर्फ 2 जगह पे, फंगस और प्लांट में। जो सेल वॉल है एल्गे का, वो किसका किसका बना है, तो हम कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, गैलेक्टन, मनन और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं दूसरे प्लांट में एल्गे के अलावा सेल वॉल किसका बना है, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन और प्रोटीन, डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट। ये जो है सेल वॉल है। अब सेल वॉल जो यंग प्लांट का होता है उसको आप कहते हो प्राइमरी सेल वॉल। छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो वैसे एक जो सेल जो छोटा सा पैदा हुआ वो भी बड़ा होगा। तो बड़ा होने के लिए उसका सेल वॉल बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, अगर बहुत कड़क हो गया तो बढ़ ही नहीं पाएगा। इसी के लिए यंग सेल वॉल जो होंगे प्लांट सेल के, दे शो ग्रोथ, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो सेकेंडरी वॉल बन जाता है आउटसाइड इनर साइड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अगर प्राइमरी है तो इसके अंदर सेकेंडरी बनेगा, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिडल लैमेला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है बहुत बार नीट में कि मिडल लैमेला बना किसका, तो याद रखो दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट ये क्या करता है, 2 प्लांट सेल को जोड़ता है। अगर एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल को जुड़ा है तो इट इज जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जैसे मान लो ये प्राइमरी वॉल था, ये भी प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी है किसी और सेल का, तो इन दोनों के बीच में जो जुड़ने का काम एक ग्रीन वाला कर रहा है उसी को आप कहते हो मिडल लैमेला।
और मिडल लैमेला बना किसका है, तो हम कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो सेल वॉल है, मिडल लैमेला एक दूसरे को कनेक्टेड भी हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल ओपनिंग, उस ओपनिंग को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एक प्लांट सेल अगर दूसरे प्लांट सेल से कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको छोटा सा, ये कनेक्शन को ही आप प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हो। ये सो दिस कनेक्शन दैट यू कैन सी हियर इट इज प्योरली प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ से ही जो है सेल मूव करेगा। बाहर वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेल वॉल, अंदर वाला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल। दोनों को जो बीच में जोड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, मिडल लैमेला। तो अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है। पहला क्या करेगा, इट इज गोइंग टू गिव शेप टू द सेल, प्लांट सेल को। दूसरा, ये प्रोटेक्शन देगा सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तीसरा, सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है प्लांट सेल का, तो सेल वॉल की मदद से। इनफैक्ट इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो नहीं चाहिए कि अंदर आए उसको वो आने देता नहीं है। फंक्शन वाइज अगर हम देखेंगे ना, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। कैसा है, फ्रीली परमिएबल है। क्लियर है इतना। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आएंगे जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल ये कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दैट विल मेक अप द एंडोमेम्ब्रेन